वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 31st of July 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर। सो लेट अस स्टार्ट। टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर। सो इसमें क्या हुआ है, जो इंडिया वाले हैं, दैट इज मीन्स अपोजिशन वाले, वो मणिपुर विजिट किए। 2 दिनों के लिए गए थे। मिनिस्टर्स जो भी हैं या एमपीज जो हैं मणिपुर गए, नॉट मिनिस्टर्स, एमपीज। और ये मणिपुर पे जाके एक रिपोर्ट बनाई और गवर्नमेंट में जो बैठे हैं गवर्नर वहाँ पे, उनको एक रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, रिफ्यूजी के हालात अच्छे नहीं हैं। तो आप इसमें बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। और लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो तो लिख रहे हैं टोटल टोटल ब्रेकडाउन है लॉ एंड ऑर्डर का। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलें कि इस पे कदम उठाएं। तो इस टाइप की चीजें इन्होंने किया है। और आपको पता ही है मैथी वर्सेस कुकी लगातार चल रहा है वहाँ पे, तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप इसको देख लें एक बार, और इस पे जो भी न्यू डेवलपमेंट आएंगे। तो अभी तो डेवलपमेंट यही है कि ये लोग 2 दिन के लिए गए थे, सारे अपोजिशन पार्टी, और एक रिपोर्ट बनाई, गवर्नर को दिया। गवर्नर को बोला कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन हो गया है। तो आप क्योंकि गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में रिकमेंड कर सकता है कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो गवर्नर रिकमेंड कर सकता है कि स्टेट जो है वो फेलियर है, कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, उसके बेस पे इमरजेंसी लग सकती है, स्टेट इमरजेंसी। तो इसीलिए उन्होंने गवर्नर को दिया था। आपको इसके पीछे की छोटे छोटे चीज़ें याद रखनी, समझनी है कि अगर वो गवर्नर को ले रहे हैं तो लिख रहे हैं तो उसका क्या रही है। अगर वो वर्ड यूज करें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, टोटल ब्रेकडाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेकडाउन हो गया है, तो उससे वो क्या निष्कर्ष, आगे चल के क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दैट। और उसके बाद जब भी रिफ्यूजी की बात होती है तो रिफ्यूजी कैंप में जो होती है वो आपकी फैसिलिटीज़, अगर आप किसी रिफ्यूजी कैंप का दौरा करते हैं एज ए डीएम एसडीएम, तो आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे सैनिटेशन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है कि नहीं, बेसिक जितने सिविक्स चीज़ें होनी चाहिए, नॉर्म्स जो भी है एक इंसान को जिंदा रहने के लिए और उसकी डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए, जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं। तो वल्नेबर, जो जब भी कोई सेक्शन वल्नेबर होता है तो उसमें आप देखिएगा मोस्टली कि उसमें जो वुमेन होती हैं, चिल्ड्रन होते हैं और सीनियर सिटीजन्स होते हैं और फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, या अपन दिव्यांग भाई बोलते हैं उनको, ये वल्नेबल होते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी बड़ा कुछ होगा, दंगा होगा, कुछ भी होगा, तो ये ये 4-5 जो क्लासेस हैं वो अपने आप को सबसे कमजोर दृष्टि में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसी का केस देख लीजिए, आप कुकी वर्सेस मेती में, कि लड़ाई आपकी है, एक ट्राइबल की डिमांड कर रहा है, एक नहीं की कर रहा है। डिमांड इनकी अलग है, एक एक अलग अलग कास्ट को लेके है, एक अलग अलग चीज़ों को लेके उनकी डिमांडेज है। लेकिन आप टारगेट किसको कर रहे हो? वुमेन को कर रहे हो मोस्टली। तो आप, ये एक सेक्शन ऐसा हो गया जो अपने आप को वीक कंडीशन में पाते हैं, जो कि होते नहीं है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। लेकिन आपको सोसाइटी अगर इतना एम्पावर कर देगी कि आपको कोई इस टाइप की चीज़ें कर ना सकता है, तो आप उस समय रहोगे। लेकिन अगर आपको सोसाइटी या आपकी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर ही इस तरीके का कर देगा किसी एक पर्टिकुलर क्लास को और कास्ट को या रिलीजन्स को, तो वो फिर वो डिप्राइव होने लगते हैं। तो वुमेन के साथ भी वही है कि एक स्ट्रॉन्ग और एक जो काइंड होने के बाद भी, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर्स हैं, उनके बाद भी उनको ज़्यादा सताया जा रहा है उधर।
तो खैर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लगातार, लेकिन जब आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो ये सेक्शन मैं बताना चाह रहा था कि ये सेक्शन जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। इनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होती है कि आप उस समय पे आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस दो, और जब वो खास के ऐसे क्राइसिस के समय में गुजर रहे हो तो आपको उनका ध्यान रखना है। एज ए डीएम एसडीएम जो भी बने आप, उस पर ध्यान रखें। और फिर रिफ्यूजी कैंप जो होते हैं उसका आप प्रॉपर विजिट करें, देखें कि वहाँ पे जो बेसिक्स नीड्स है, जो भी है, एक सैनिटेशन हो गया की सुविधा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, ब्लैंकेट्स की हो गई, मेडिसिन की हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अगर कुछ किसी चीज़ के साथ इनके साथ कुछ हुआ है तो एफआईआर किस तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है, वो भी इजी वे में। तो वो आपका काम है, वो एक सिविल सर्वेंट जो भी होते हैं उनका काम होता है। तो हमें ये सीखना है इससे, हमें इसके जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो नहीं देखने के, रदर देन हम ये अंडरस्टैंड करें कि हम उनको कितना सिंपैथाइज कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना है। तो ये सेक्शन है। और जो लोग विजिट किए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रिफ्यूजी कैंप के बारे में भी यही लिख रहा है। 10,000 चिल्ड्रंस जो है रिफ्यूजी कैंप में हैं, उनकी स्थिति बहुत ही स्ट्रेस से भरी हुई है। तो आपको एक काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप एक साइकोलॉजिस्ट को भी आप साथ में रख सकते हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, हेल्प अस। तो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो आपकी बात सुनेंगे, आएंगे, और बच्चे को एक टाइप के जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनको एक समझाया जाएगा उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मणिपुर। सो वी आर मूविंग नेक्स्ट। आप सबको पता है एक ऐप है जो स्वच्छता अभियान को लेकर चल रहा था ना, उसमें 2020 में आया था वो ऐप। उसमें था कि आप एक फोटो ले लो और इसे ऐप में डाल दो, और ये ऐप क्या करनी थी, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं ना, उसको रिड्यूस करना है और कंप्लीटली एंड ही करना है। गवर्नमेंट का ये तो प्लान है। तो उन्होंने एक ऐसा ऐप लाया, तो उसमें देखा कि 6 से 6,500 केसेज आए, और वहां पे जब वो फिजिकल विजिट किए ना, आप समझिए इसको, फिजिकल विजिट जब किए तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं साहब की मिनिस्ट्री कह रही है कि वो ऐप पे डाउट हो रहा है कि लोग फोटो तो डाल रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो दिस इज तो एक आप डिजिटाइजेशन, हर चीज़ को डिजिटाइज करोगे, अगर आप ग्राउंड लेवल से आपका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो दुखद खबर है अपने नेबर के लिए। उसके बाद एक एक न्यूज़ ऐसा है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस होता है ना, जो एनएफएचएस का डेटा को कलेक्ट करता है, तो उस पर सरकार खुश नहीं है और उसको सस्पेंड कर दिया है, डायरेक्टर को। तो अपोजिशन का कहने का मतलब यह है कि सेंटर के लिए वो डेटा अनईजी था, इसीलिए ना उसको निकाल दिए हैं। तो एक टाइप का जयराम रमेश ने एक एलिगेशन लगाया है, तो अपने को इतना डिटेल में उनका जाना नहीं। पॉलिटिकल न्यूज़ से अपने को दूरी बनाए रखना है, ये एक बेसिक एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, नीड है कि आप ज़्यादा पॉलिटिकल ना हो। तो बस छोटे जिनका इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, वो उनको पढ़ें, लेकिन आप भी सरफेशियली आप देखें, ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। हाई कोर्ट ने ये बोला कि 5% कोटा है जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो उसमें से दे नहीं रहे थे, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपको पता है दिल्ली में है, तो वो 3% कोटा दे रहे थे। तो किसी ने पिटीशन डाला कि भाई हमारा अधिकार है 5%, तुम मुझे 3% क्यों दे रहे हो। तो फिर वो कोर्ट में मुकर गए, बोलते हाँ 5% देंगे, 5% देंगे। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने डांट लगाई। तो वो था एक कि अब दो भाई, गवर्नमेंट को बोला। एक स्टिग्मा है दिल्ली मीट सेलर्स को लेके, ये छोटा सा न्यूज है लेकिन मैं उसको रखना चाहता हूँ एक्चुअली। इसमें यह है कि ये कह रहे हैं कि जो
मीट शॉपर्स है ना, जो मीट की दुकान है जिनकी, वो ये कहते हैं कि एक तो मैं पूरी प्रिकॉशन के साथ कर रहा हूँ ये व्यापार अपना, मतलब उसको ब्लैक पॉलीथीन में डालता हूँ, फिर उसके गार्बेज को इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं उसको अलग जगह पे दूर जाके कहीं पे फेंकता हूँ, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। फिर जो भी एक शॉप को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं रखता हूँ। फिर वहाँ से एक कोई पुलिस वाला आ जाता है, कोई विजिटलिज्म वाला आ जाता है, जो अपने आप को बोलता है कि मैं रक्षक हूँ। ये लोग आके और फिर ब्राइबरी लेते हैं हमसे। तो यही चीज़ जब एक बड़े शॉप में मटन रख के रखा जाता है, चिकन मटन अलग अलग टाइप की जो है चीज़ें रखी जाती है, तो वहाँ से आप लोग बहुत प्यार से खरीदते हो। लेकिन एक नॉर्मल बंदे को आप परेशान करते हो, डिस्टर्ब करते हो, उसको जो है वो उसको कास्टिस्ट और रिलीजियस रिमार्क्स देते हो कि तुम्हारा काम ही यही है, तुम लोग बने हो इसी के लिए। तो इस चीज़ों को लेके काफ़ी नाराज हैं और ये बोलते हैं कि ये गलती क्या है हमारी, लोग अगर खा रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। फिर ये इन्होंने नवरात्रि के समय का भी बोला कि कैसे नवरात्रि के समय में दुकानें बंद कराई जाती है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने एक लिया है। और ये अगर कोई चीज़ बैन है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको बैन कराए। अगर ये बैन है तो उसको, इस शॉपकीपर को चलना ही नहीं चाहिए, बंद करो। अगर कानून ने उसको परमिशन दिया है तो उसकी जो राइट्स है उसको एक्सेस करने के अधिकार दो उसे भी। वो इतना दब ना जाए ताकि वो बोले कि मैं ये व्यापारी नहीं। एक इसमें एक केसेस में इन्होंने, राइटर ने लिखा है कि एक तो ऐसा बंदा है वो बोलता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के डेयरी का दुकान खोलना चाहता हूँ, ठीक है। जबकि उनके बाप दादा जो था वो इसी बिजनेस में थे। सो एक न्यूज़ ये था। तो आप सोचें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि एज ए ऑफिसर आप इसको, अगर आपके एरिया में, अगर आपके तालुके में इस टाइप की चीज़ें होती हैं और आप ऑफिसर हो, तो आप किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को डील करेंगे, आपकी सोच क्या होगी। आप जो पर्टिकुलर जो अ, लोग हैं जो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, उनसे रिश्वत मांगते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि हाँ तुमको चलाने देने के लिए तुम्हारे पास ये रिक्वायरमेंट होने के बाद भी तुमसे ये लिया जाएगा, रिमार्क्स देते हैं। इस लोग को किस टाइप के पनिश करेंगे कानून के जो भी नियम हैं उनके दायरे के अंदर में, तो आप उसके ऊपर ध्यान दें। यूपी गवर्नमेंट ने एक चीज़ लेके आई है कि सीएम कमांड सेंटर लेके आई है। ये क्या है, रियल बेस्ड ट्रैकिंग करेगा कि जो यूपी के जो 52 डिपार्टमेंट हैं, यूपी गवर्नमेंट के जो 52 डिपार्टमेंट हैं, उसको किस तरीके से एक इंडेक्सिंग किया जाएगा महीने में, किस तरीके का आप काम कर रहे हो, वर्क आपका कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसके बेस पे इनकी वो होगी। और ये अच्छा कदम है। आपको ये लिखा, इसके लिए आपको एक तैयार किया जाएगा कमांड सेंटर, जिसमें वीडियो वॉल होगा, डैशबोर्ड होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, कॉल सेंटर, डिस्कशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल रूम, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ वहाँ पे होंगी। और सीएम डैशबोर्ड होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। और उसमें एक एक टाइप का एक इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, एक सकारात्मक सोच से आगे ले जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं ये। उससे क्या रहता है, अगर आपको रियल टाइम कमांड में आप जाके एक बार देखते हैं और उसमें डालेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर या सोशल जस्टिस या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल, किसी का भी डालते हैं, उसका पूरा लिस्ट खुल जाए, तो एक अच्छा चीज़ है ये। और कितने पेंडिंग है केसेज, कौन से जो लोग हैं वो परेशान हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऐसे समय पे रियल टाइम डेटा बहुत काम आता है। ये भीमा कोरेगांव केस, अब ये 2-3 दिन तक ये कवर करेंगे राइटर। बेल का केस है, बेल मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से, तो आप उसको देखें एक बार जाके, तपस के चैनल पे जाएं और डिफरेंट टाइप के जो बेल है ना, आप उसको पढ़ लें। मैं एक बार 1-2 बेल लिख देता हूँ, लेकिन आप जाएं उसमें ज़रूर। जैसे डिफ़ॉल्ट बेल है एक, इसमें डिफ़ॉल्ट बेल की सौरभ उसके वाले केस में किया गया है, सुधा भारद्वाज वाले में डिफ़ॉल्ट बेल। फिर देखें आप रेगुलर बेल,
और एंटीसिपेटरी बेल। डिफॉल्ट बेल में सुधा जी के साथ ये हुआ था कि चार्जशीट ही नहीं फाइल कर पाए भाई साहब ने, भाई साहब मतलब पुलिस भाई साहब ने। अगर आप पर्टिकुलर टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम में, स्टिपुलेटेड जो भी लिखा है कानून में 90 दिन 180 दिन, स्टिपुलेटेड टाइम में अगर आप चार्जशीट नहीं फाइल करते हो तो जो एक्यूज्ड है उसका राइट बन जाता है डिफॉल्ट बेल का, कि बिना सुने आप किसी को 5 साल 10 साल तक नहीं रख सकते ना भाई, तो डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। फिर रेगुलर बेल आपको बन, रेगुलर बेल आप मजिस्ट्रेट के सामने, सेशन के सामने, और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल आप लगा सकते हो। आपको एक ये संशय है, एक भय है, एक डर है कि मेरे ऊपर गलत एफआईआर करके मेरे को उठा लिया जाएगा, तो आप एंटीसिपेटरी बेल का रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट में। तो ये बेल के डिफरेंट डिफरेंट बेल हैं। तो ये इस पे चल रहा है कि यूपा में जो है कोर्ट ये कह रही है कि केवल पार्टिसिपेशन जो है किसी सेमिनार में, इटसेल्फ कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, वो अपने आप में ऑफेंस नहीं होगा और उसका बेल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा 1967 एक्ट अंदर, यूपा के अंदर में। तो इसको लेके उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये न्यूज है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। भीमा कोरेगांव मैंने केस समझा दिया था कि 1818 की लड़ाई में जो ब्रिटिश और पेशवा था, तो ब्रिटिश का साथ दिया था इन लोगों ने, जो वहां की कम्युनिटी थी। सो पेशवा वहां उसमें हार गया था और पेशवा का पतन हो गया। 1818 के बाद पेशवा महाराष्ट्र से खत्म ही हो गया। तो उसको सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। उस सेलिब्रेशन में ये लोग आए थे और उसमें कुछ लोग ने स्टोन प्लेटिंग कर दिया था, तो उसकी वजह से ये सब चीजें हुआ। तो उसमें एफआईआर हुई, फिर इन लोग को अरेस्ट करना स्टार्ट किया, जो जो लोग भाषण दे रहे थे उनको, तो उसमें बेल मिली है। तो इसीलिए फेमस है ये भीमा कोरेगांव केस। महाराष्ट्र को माइग्रेशन को लेके है कि महाराष्ट्र में कैसे शुगर केन को लेके शुगर के समय में माइग्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। माइग्रेशन ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, अगर आप माइग्रेशन देखेंगे तो, कि रूरल माइग्रेशन से अर्बन माइग्रेशन कैसे होते हैं, फिर इंट्रा माइग्रेशन क्या होता है, फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होते हैं, कि अगर आपको इंडिया में अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप बाहर चले जाओ, ठीक है। ब्रेन ड्रेन बोलते हैं उसको, कि अगर अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो इंडिया में उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो अपने आप को मुंह में मूव कर जाते हैं। तो ये चीजें हैं। पर अभी जो है वो है माइग्रेशन, और वो भी कौन सा, इंट्रा माइग्रेशन। तो आपको पता होगा कि विदर्भ वाला जो एरिया है महाराष्ट्र का, उसमें क्या है कि ड्राउट एरिया है और वहाँ पे लंबे समय से ड्राउट होता है, क्रॉप फेल हो जाता है, तो लोग वहाँ से मूव करके सीजनल मूवमेंट करते हैं। सीजनल मूवमेंट करते हैं कहाँ, ऐसे एरिया में जैसे सतारा वाले एरिया में। एक्सक्यूज मी, यस। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सतारा वाले एरिया में, या फिर सोलापुर हो गया, या इस टाइप की जगह पे जहाँ पे आपको शुगर की खेती देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो और उनको चीप लेबर चाहिए होता है, और जो पर्टिकुलर समय तक के लिए, सीजन के समय के लिए, जब तक शुगर की खेती हो तब तक कम से कम वहाँ पे रहे, थोड़ा सा लॉयल लेबर, इस टाइप का इनको चाहिए रहता है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है किनकी, फॉर्म की, जो फैक्ट्री है उनकी। और इनके दोनों के बीच में एक बंदा होता है कॉन्ट्रैक्टर, और ये यहाँ से मूवमेंट होता है। कोई एक एरिया है, वहाँ से मूवमेंट हो रहा है लेबर की, फार्मर्स की, जिनको जॉब चाहिए, तो ये इनके पास जाते हैं।
ये इनको यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे काम देते हैं, इनके बदले में इनको पैसे मिलता है और इनको थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है, और समटाइम ये इनसे भी ले लेते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये जो बंदा है, इसके ऊपर चेक रखना है अपने को, इसके डेटा को रजिस्टर्ड करो, बोलो कि आप डेटा रजिस्टर्ड करो, और उसमें आप लिखो कि लोग कहाँ से आए, क्या काम के लिए आए, विच पर्पस, कौन सी फैक्ट्री में तुमने उसको भेजा, कितना उसको पैसा मिलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, कि ताकि अगर इसके ऊपर हम चेक रख लिए ना, तो ये सारा डेटा अपने को दे देगा। और फिर हम जो माइग्रेंट्स आए हैं, उसको लेके हम पॉलिसी बना सकते हैं कि हाँ भाई, ये इस समय में आते हैं, इतने दिन ठहरते हैं, इतने दिन का इनका काम रहता है, इनका काम का नेचर ये है। जैसे शुगर फैक्ट्री में हो गया, ये अपने इतने बच्चों के साथ आते हैं, वाइफ के साथ, कपल्स के साथ आते हैं, चिल्ड्रन के साथ आते हैं। तो 6 महीने रहेंगे तो 6 महीने इनके चिल्ड्रन तो पढ़ेंगे। तो ये एजुकेशन इनको यहाँ पे हम टेम्प्रोरी सेट कर देंगे कि कम से कम यहाँ पे आएँ तो उनका एजुकेशन ख़त्म ना हो। क्योंकि राइटर यही लिखना चाह रहे हैं कि जब भी ऐसे चीज़ माइग्रेट होते हैं तो उनका इम्पैक्ट जो है वो चिल्ड्रन को एजुकेशन के ऊपर आता है। और आपको पता है चिल्ड्रन को एजुकेशन देना एक टाइप का एक राइट्स है, राइट टू एजुकेशन के अंदर में। तो आप उनको, उसका वायलेशन हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का, तो आप उसको ध्यान रखें। लेडीज आती हैं तो लेडीज जो होती हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं, तो आप उनका ध्यान रखें, वुमेन का। तो इन सब चीज़ों को ऊपर अपन पॉलिसी बना सकते हैं और अपन ईजिली कर सकते हैं अगर अपन डेटा उसका सही से यूज कर लिए तो आप सबसे पहले चेक रखो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलती है गवर्नमेंट, क्या कर सकती है, देयर नीड टू बी इंटरवेंशन टू इंश्योर दैट सीजनल माइग्रेंट हैव एक्सेस टू जस्टिस एंड आर गारंटेड सेफ हेल्दी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। आपको ये देना ही पड़ेगा, आर्टिकल 21 के अंदर में है कि आपको हेल्दी वर्किंग जो सेफ कंडीशंस हैं वो उनको होना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट टेक लीड एंड कोलैबोरेट विद डिफरेंट मिनिस्टर्स। ये भी एक अच्छा पॉइंट है इनका। ये कह रहे हैं कि तुम ये सब तो करोगे, लेकिन करोगे कैसे? तो तुम करोगे ऐसे कि तुम तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है उसको ऑन टेबल रखो, सारे मिनिस्टर को, और वहाँ से कुछ कुछ इनके लिए सुविधाएं निकालो। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो कुछ इस टाइप का उनकी पॉलिसी हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही हो जिसमें उनको फाइनेंस देने का, टेम्पोररी माइग्रेंट लेबर्स को कुछ देने का प्रोविज़न हो। लेबर डिपार्टमेंट हो तो उनके सारे लेबर लॉज को फॉलो करवाए। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट हो तो उसके साथ कुछ भी अगर इस टाइप की चीज़ें होती है तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट उसका ध्यान रखे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट का आप एक वो बना लो और उनको एक टेबल पे लाओ और उनको उनसे उनका अंडरस्टैंड करके, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कि कानून में जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो उसको फैसिलिटी देने के लिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को, अगर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की वजह से अगर आप उनको पहुंचा पा रहे हो वहाँ तक, तो ये हमारा मोस्टली काम होना चाहिए। तो डिफरेंट मिनिस्ट्री को एक जगह पे लाओ और फिर उनको, द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट टेक द लीड एंड कोलैबोरेट विद डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट टू फॉर्मुलेट टारगेटेड एंड टाइम बाउंडेड इंटरवेंशंस। और जो भी इंटरवेंशंस होंगे टाइमली बाउंडेड, वो 6, 7, 8 महीने के लिए मोस्टली उधर आते हैं, काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो उनको उस टाइम में उनको पर्टिकुलर टेम्प्रोरी बेसिस क्यों ना हो, लेकिन वो फैसिलिटी के अधिकार वो भी रखते हैं, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो आप उसका ध्यान रखो। तो ये अपना काम होगा। ये मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स के काम होते हैं कि आप उसको, जो भी पॉलिसीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करा सके ग्राउंड लेवल पे। और यही हमारा काम है कि हम उनको वहाँ तक पहुँच सकें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो जनधन योजना के अंदर में आप उनका अकाउंट खोलो, उनको वो रखो,
बैंक को नोटिस करो कि अगर इनका नहीं है तो उनको इसके अंदर में रखें। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट का है तो उनको डिफरेंट, जैसे आपको समझ लो कि उसके पास चूल्हा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री जो है उज्ज्वला योजना है जो उसमें है, उसमें देखो कि उसके अंदर में उनको मिल सकता है कि नहीं, गैस सिलेंडर्स मिल सकते हैं कि नहीं। सब्सिडाइज रेट पे जहाँ पे रह रहे हैं शेल्टर में, उस पर देखो कि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है कि नहीं। सरकार का स्कीम चल रहा है सौभाग्य स्कीम्स, उसको देखो। तो आप उसमें देखो, डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे तो आप उसमें अगर कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंदर में उसको रिलीफ मिलता है तो वो माइग्रेंट लेबर के लिए हेल्पफुल होता है। तो आप उस बेस पे आप कुछ ऐसा करो। फिर उसके बाद फिर तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे का अधिकार है, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। ये राइटर लिखने की कोशिश कर रहे थे जब माइग्रेशन हो रहा है, इंट्रा माइग्रेशन सीजनल समय में शुगर इंडस्ट्री को लेके महाराष्ट्र के एरिया में। माइग्रेशन का कंसेप्ट वैसे ही बहुत बड़ा है, आप सबको पता है कि मैं जब भी माइग्रेशन की बातें करूँ तो जो इंटरनेशनल बॉडी है, IMO करके एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन करके बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यूएन की एक बॉडी है। तो ये माइग्रेशन को लिखती भी है कि माइग्रेशन को कोई भी ऐसा नहीं है कि डिफाइन करती है कि ये आप 4 तरीके को, उसका 4 चीज़ें ध्यान रखें माइग्रेशन को लेके। तो जब भी एक ऐसी चीज़ें हो कि आप ये नहीं देखोगे कि कोई इंसान माइग्रेशन कब इंटरनेशनल बाउंड्री में करती है, जब एक कंट्री दूसरी जगह पे जाती है, या फिर विद इन स्टेट करती है, जैसा कि मैंने बताया कि एक स्टेट से दूसरा। फिर कभी कभी होता है कि इंट्रा स्टेट भी करती है। तो आप जब कोई इसको अपने हैबिचुअल प्लेस को छोड़ती है कोई भी रेसिडेंस, तो आप उसको रिगार्डलेस ऑफ कि आप उसका पर्सनल लीगल स्टेटस नहीं देखेंगे। पहला लीगल स्टेटस क्या है उस बंदे का, फिर उसका फिर आप मूवमेंट, वो बंदे ने जानबूझ के छोड़ा वो एरिया वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली, और भी बहुत सारे हैं कि उसके छोड़ने का कॉज क्या था, कॉज ऑफ माइग्रेशन क्या था उसमें, और उसके बाद उस कितने साल तक रहा, कितने दिनों तक, तो लेंथ। तो ये सब IMO की तरफ से दिया गया एक डेफिनेशन है कि माइग्रेशन को कोई इंसान जब अपने रेसिडेंस को, हैबिचुअल प्लेस को छोड़ता है, और तो उसको आप इस तरीके से रिगार्डलेस ऑफ कि आप उस बंदे कहाँ रहता है, क्यों छोड़ा, और उसका कॉज क्या था उस छोड़ने का, कितने दिनों के लिए रहा, तो इस सब के लिए एक डिफाइन किया है माइग्रेंट को कि ये माइग्रेंट होते हैं। तो ये एक बार देख लेना डेफिनेशन अगर देखना हो आपको तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। डिजिटल इंडिया को UPI को लेके है कि कैसे UPI जो है वो 2016 में आया, ट्रांजैक्शन इन द मोड हैव। अब उसमें क्या है, उसका जो ट्रांजैक्शन है इन दिस मोड हैव ग्रोन इन वैल्यू। जो वैल्यू है, मान लो कि 500 करोड़ हो गया वैल्यू, और वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में इसका लोग यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू वर्सेस वॉल्यूम दोनों में इनकी वो बढ़ी है। दिस इंडिकेट दैट पॉपुलैरिटी ऑफ UPI इंक्रीज फास्टर रेट देन ऑल मोड्स। जो UPI है ना, वो बाकी से RTGS, IMPS, NEFT, तो इन सब NEFT आपको पता है कि 24 घंटे में सेटल करता है अपना जो भी आप पेमेंट करते हो NEFT से। तो UPI तो इसको तो धीरे धीरे बीट कर रहा है NEFT को, तो UPI का वो बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है। लेकिन IMPS जो है वो अभी फिक्स है। जैसे मान लो कि NEFT पहले क्या होता था कि 100 में से 60 लोग करते थे, तो अब 52 लोग कर रहे हैं, तो NEFT कम हो गया करने वाले। लेकिन IMPS करने वाले इंस्टेंट सेटलमेंट का वो है, तो वो भी 9% है, तो 9% ही है आंकड़े के हिसाब से। तो ये दोनों रियल टाइम हो गया ना, कि आपने तुरंत डाला UPI से तुरंत पेमेंट ट्रांसफ़र। IMPS से भी सेम है कि आपने तुरंत डाला तुरंत ट्रांसफ़र। तो इन दोनों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन NEFT के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि ये तो एक दिन के बाद सेटल होगा, तो वो इनको नुकसान कर रहा है। इनकी जो लोगों की जो रीच है उनको कम करके और ये अपने में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो UPI के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस सजेस्ट दैट द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ UPI पेमेंट्स हैज़ कम मेनली एट द कॉस्ट ऑफ NEFT। NEFT के कॉस्ट पे लिया गया, NEFT का ट्रांजेक्शन जितना हो रहा था उसको रिड्यूस कर दिया और UPI बढ़ गया। सो दिस माइट बी बिकॉज बोथ UPI एंड IMPS आर रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट। वही बताया कि ये दोनों रियल टाइम है, अभी डाला अभी निकल पहुँच गया, लेकिन NEFT 24 घंटे के बाद पहुँचेगा, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं।
फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके बोलते हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि इंक्रीज पॉपुलरिटी ऑफ यूपीआई बेस्ड पेमेंट वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। यस, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाता है, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट आए कि यूपीआई से क्या होता है तो बढ़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स जो रिपोर्ट है, सर्वे है, वो कहती है कि 53% ऑफ पॉपुलेशन है बैंक अकाउंट 2014 में, लेकिन 80% हो गया ये 2017 से 21 में। तो आपका तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, नो डाउट कि आप 80% पे पहुंच गए हैं, 17-21 की बात कर रहा है। लेकिन उसमें से तो वो बता रहा है कि 38% जो है वो इनएक्टिव अकाउंट है, डॉर्मेंट है वो। तो उसको लेके है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती खोलने के चक्कर में खोल दिए लेकिन बंदे यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेके एक क्वेरी है। While the popularity of UPI has increased substantially in recent years, only 35% population report carrying out digital transactions। इंक्रीज हुआ है लेकिन 35% पॉपुलेशन ही रिपोर्ट कर रहा है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो भी रूरल अर्बन का देखेंगे तो और भी गैप ज़्यादा ही है। रूरल वाले एरिया में तो कम हो रहा है, तो उसका भी है। ऑल दो डिजिटल ट्रांजेक्शन हैव ग्रोन इन वैल्यू एंड वॉल्यूम, देयर ग्रोथ हैज़ नॉट बीन इक्वल। उसकी ग्रोथ इक्वल नहीं है। There is sharp gender gap in digital transactions. While 41% of male population carried out digital transaction in 2021, the corresponding figures among women are 28। तो मेल ज़्यादा कर रहे हैं, फीमेल कम कर रहे हैं, इससे ये आता है। If you look at the rural urban gap in digital payment, India again stand out the compared to country like, अगर रूरल अर्बन में देखेंगे तो बांग्लादेश और केनिया के आसपास हैं। Only 30% of Indian rural area received any digital payment as opposed to 40%। तो 30% इंडियन जो है वो करते हैं अर्बन रूरल में और 40% अर्बन में ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। सो देयरफॉर व्हाइल इंडिया इज मेड ए बिग स्ट्राइड्स, इज स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो बिकम ए डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया बनने में भी बहुत टाइम है। तो ये राइटर ये लिखने यूपीआई को लेके ये लिखने की कोशिश। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट लैक्स रिस्पॉन्स टू लिंचिंग। आपको लिंचिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये अगेन एंड अगेन छाप रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। उसमें यही है, सुप्रीम कोर्ट है आज द मिनिस्ट्री ऑफ होम, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6 स्टेट गवर्नमेंट को कंटेम्प्ट नोटिस किया है कि हमारा पुराना ऑर्डर जो था जिसमें लिखा था कि लिंचिंग को लेकर कदम उठाओ, उसको क्यों नहीं फॉलो किया। और वो केस कौन सा था, तहसीन पुणे वाला जजमेंट, मैंने आपको बार बार बोला है। उसमें कोर्ट ये बोला है कि बार बार वही चीज़ लिखा है कि सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है ये स्टेट की कि प्रोटेक्ट करो लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, एंड इट्स ऑल्सो डिक्लेयर दैट अथॉरिटी ऑफ स्टेट हैव प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन टू सी दैट एनी विजिलेंटिज्म डज नॉट टेक प्लेस। ये जो तुम्हारे बंदे, ये फिर जो इधर उधर के बंदे घूमते रहते हैं और बोलते हैं मैं ही स्टेट हूँ, मैं ही इस टाइप की चीज़ें करूँगा, मैं ही विजिल करूँगा, और अगर किसी टाइप की कोई गलती करता है तो मैं ही पनिश करूँगा, उस पर रोक लगाओ, ये तुम्हारा काम है, तुम स्टेट हो। तो इस टाइप की चीज़ें बोला था उन्होंने। अब उसके ऊपर इन्होंने नहीं किया, तो उन्होंने 6 अलग स्टेट को और एक सेंट्रल को एक नोटिस, होम मिनिस्टर को नोटिस भेज दिया कि भाई मैंने बोला था, मैंने ऑर्डर पास किया था, ऑर्डर पास किया मतलब फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो कंटेम्प्ट होगा, कंटेम्प्ट होगा तो फिर लगेगी कंटेम्प्ट चार्ज। तो इसको लेके है। तो जजमेंट क्या कहता है, तो वही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट कर रही है, कौन पिटीशन लगाया, उससे क्या इम्पोर्टेंट। यस, सो व्हाट इज सैम ऑल्टमन्स बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट्स, सो एंड व्हाट इज वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो इसमें हुआ क्या है कि जो ओपन एआई के सीईओ हैं, आप सबको पता है कि सैम ऑल्टमैन है, उन्होंने ट्विटर पे ये बताया कि वर्ल्ड कॉइन जो है, जो उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, वो जब चैट जीपीटी आया था ना, तो चैट जीपीटी की वजह से ना वो इक्लिप्स हो गया, मतलब वो ज़्यादा मार्केट में उसको कोई तवज्जो मिला नहीं, लेकिन अब वो धीरे धीरे वापस उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कॉइन एक टाइप का वेंचर है जो कि जिसके सिंपल वर्ड में इसने ऐसा समझा है कि वो आँखों का एक स्कैन करती है, अपने आइरिस होती है उसको स्कैन करता है, उससे एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, और उसको रिसीव करने के बाद वो यूनिक आईडी वर्ल्ड आईडी बनेगा एक्सचेंज में, और उसको रखते हुए आपको ना कुछ क्रिप्टो वो मिलेंगे, करेंसी टाइप का मिलेगा, और उसका यूज आप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं उसको, या तो फिर उसको बाद में उसको उसी समय बेच सकते हैं। तो उसको लेके कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। फाइनेंशियल पब्लिक नेटवर्क है ये। कहता क्या है, क्या एक टाइप का इनिशिएटिव है कुछ डिजिटल नेटवर्क का, इन विच एवरीवन कैन क्लेम सम काइंड ऑफ स्टेक एंड ज्वाइन दी डिजिटल इकोनॉमी यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड ऑर्ब। एक डिवाइस होता है ऑर्ब, और जो उनको यूज करता है, जो उनको उनके जाके आंखों का स्कैन करवाता है या आइरिस का, और उसका अपना
आइरिस का पैटर्न उससे अलग कलेक्ट करता है डेटा, उसको वॉलंटियर बोलते हैं उनको, उनका। तो वो उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट में, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, ऐसा नाम लिखे हैं 3-4 लोगों का वहाँ पे, 3-4 स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट्स का। तो उसमें आप जाएंगे तो आप आंखों का अपना स्कैन करेंगे तो आपको एक वर्ल्ड आईडी क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसका ऐप है, उसके थ्रू आप क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक डेटा आंखों का रखेगा, उसके अलावा कोई भी डेटा नहीं लेगा आपसे। इनका कहने के हिसाब से तो यही है कि जैसे आपका नाम, फ़ोन नंबर, आधार में इतने सारी चीज़ें लगते हैं ना, तो वो कुछ नहीं लेगा, केवल आंखों का वो आइरिस का वो पैटर्न लेगा, और उससे आपको एक डिजिटल कॉइन जनरेट होगा, जिसको आप होल्ड भी कर सकते हैं और उसका आप सेल भी कर सकते हैं। दोज हु हैव देयर आइरिस स्कैन एंड कलेक्ट ए वर्ल्ड आईडी कैन यूज दिस टू क्लेम टू वर्ल्ड क्रिप्टो। ये WLD क्रिप्टो वहाँ से मिलेगा, विच दे मे यूज ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं, या तो उसको होल्ड कर सकते हैं आफ्टर लॉन्चिंग। तो ये हो गया, ठीक है। ए टोकन बेस्ड, ये एथरम आपने सुना होगा कि एथरम एक टाइप की करेंसी है डिजिटल, वो ब्लॉकचेन टाइप का। एथरम इज ए नेटिव कॉइन, ईथर विच इज सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी में जो सेकंड लार्जेस्ट है, इसका जो वैल्यू शेयर है मार्केट में वो सेकंड हाईएस्ट पे है। ये ज़्यादा ये भी चलता है, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है उसमें, बिटकॉइन जैसा पहला है ऐसा। हाउएवर एनीवन कैन क्रिएट टोकन विच रन्स ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन सच कब से, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं ये। सो इसमें यह है कि द कंपनी सेट ऑफिशियल ट्विटर पे ये बोला है कि टेक्नोलॉजी जीरो नॉलेज प्रूफ, ठीक है। इसमें आपको नॉलेज प्रूफ करने, मेंटेन यूजर प्राइवेसी, और उसमें क्या है कि एक बार वो आपका ले लेंगे ना, तो आंखों की स्कैन ले लेंगे तो उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे, तो वो आपके प्राइवेसी और डिफरेंट डिफरेंट जो आप डेटा देते हो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो है, जो यूरोप के जो यूरोपियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं, आपको पता ही है, जिनके ऊपर में बहुत चैलेंज वो हुई थी कि ये बहुत अच्छा है, तो उसके फुल्ली कंप्लेंट है, मतलब वो पूरी उसको कंप्लाइंस करती है। इंडिविजुअल हु वांट टू रिसीव ए वर्ल्ड आईडी आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर देयर नेम, फोन, वही ईमेल एड्रेस, ये सब नहीं लेगा, ब्ला 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 चीज़ें नहीं लेगा। वो केवल क्या करेगा, वो आपकी आंखों का स्कैन लेगा, और इमेज कलेक्टेड बाय द ऑप्स आर यूज एज जनरेट यूनिक इट्स कोड बाय डिफॉल्ट, दीज इमेज आर इमीडिएटली डिलीटेड वंस। आपको एक्सप्लेन वही किया मैंने कि एक बार वो आपके डेटा ले लेगा, उसके बाद वो डिलीट मार देगा। लेकिन इसके कुछ क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम उस आंखों के डेटा को मैच करने के लिए भी एक जगह पे तुम आंखों का डेटा तो रखोगे, तो वही कहने का। वर्ल्ड कॉइन सेड दैट इट वुड द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द स्कैन वुड मैच फ्यूचर स्कैन सम पर्सन आई। तो सेम पर्सन आई के लिए तुमको रखना तो पड़ेगा, तो डेटा तो तुमने सेव ही रखा है, तो तुमने कहा कैसे कि मैं डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये है कुछ 18 लोकेशंस हैं वर्ल्ड कॉइन का, उसमें से इंडिया का भी है, दिल्ली और मुंबई ऐसा करके है। तो ये है, तो कुछ इंटरेस्टिंग है। चैट जीपीटी वर्सेस ये सब अभी चलेगा ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ इन न्यूज़। कोको आइलैंड जो है, ये आप एक बार मैप पे देख लेना, कोकोस आइलैंड। यहाँ पे इंडियन नेवी और जो एयरफोर्स है और ऑस्ट्रेलिया का जो मिलिट्री है वो वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है आपस में, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये आप एक बार देख लेना, कोको आइलैंड। एक और आइलैंड है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो 1 मिनट दीजिए मुझे, क्रिसमस आइलैंड, ठीक है, ये है। तो आप एक ये भी देख लें, ये 2 आइलैंड आपको मैप पे देखना है। और ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जब ये स्ट्रेटजिक, यहाँ पे स्ट्रेटजिक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे या कर रहे हैं, तो चाइना के लिए चेक रखना आसान है। तो यस, सो नेक्स्ट इज अफ्रीकन लीडर लीव रशिया समिट विदाउट ग्रेन डील। तो अभी हुआ क्या था कि अफ्रीकन लीडर्स गए थे वहाँ पे पुतिन साहब को समझाने के लिए और कहने के लिए कि जो ब्लैक सी इनिशिएटिव था, जो ब्लैक सी इनिशिएटिव था, यूएन ने स्टार्ट किया था, यूएन ब्रोकर्ड बेस था, तो उसको खत्म कर दिया है, विड्रॉल कर लिया रशिया ने उससे। तो अफ्रीकन
लीडर्स, उनको बहुत सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए थे, बोले थे कि इससे बहुत वो हो गया, लेकिन वो खाली हाथ आए। इसमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कि रशिया ने बोला था कि मैं उसमें सोचूंगा, कुछ करूंगा, लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष, द कमिटमेंट विद नो डिटेल्स फॉलो मिस्टर, ये ऐसा कुछ। पुतिन प्रेज अफ्रीका एज ए राइजिंग सेंटर ऑफ पावर, यही है कि आप जो अफ्रीका है वो राइजिंग सेंटर ऑफ पावर बन रहा है, एंड वेस्टर्न प्रेशर डाल रहा है उसको ऊपर। ठीक है, तो ये अपना गेम प्लान है अफ्रीका को लेके भी। वेस्ट चाहती है कि अफ्रीका हमारे साइड हो, और जो रसिया चाहता है, चाइना चाहता है कि अफ्रीका हमारे साइड हो, क्योंकि आपके पास पता है अफ्रीका के पास मिनरल्स हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से। और फिर एक मार्केट भी है, बहुत बड़ा मार्केट है जो अफ्रीका है, बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड के लिए, तो ये लोग चाहते हैं। तो अफ्रीका को लेके इस टाइप का स्टेटमेंट आना तय था। तो ब्लैक सी इनिशिएटिव्स का जब टर्मिनेशन किया था रशिया ने, उसके बाद का ये सीन है कि इनको समझाने गए थे कि वर्ल्ड में फूड क्राइसिस बढ़ जाएगा, अगर आप इस टाइप की चीज़ें करोगे तो फूड क्राइसिस हो जाएगा, खासकर अफ्रीका में जिनको ज़रूरत है, तो आप ऐसा ना करो। लेकिन फिलहाल के लिए कोई इसमें न्यू डेवलपमेंट हुआ नहीं है। रसिया ने कहा था कि ज़रूर कि इस पे हम सोचेंगे, बट वो जो ब्रिज उड़ गया ना, ब्रिज जब उड़ा दिए थे उसके बाद से रसिया ने विड्रॉल किया है, तो उसके बाद का सीन है ये। तो कुछ भी न्यू डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली आप लोग को बिल्कुल बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डीकपलिंग फ्रॉम चाइना इज मेयरली एन इल्यूजन, से फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो, सारे लोग चाहते हैं कि चाइना के साथ डील ना करो, क्योंकि चाइना का जो डील होता है वो थोड़ा सा डिक्टेटर टाइप का होता है और डेट में ज़्यादा जाता है। ठीक है, एक ऐसा चीज आपको लूप में फंसाएगा कि आप डेट में चले जाओगे। श्रीलंका उसका एग्जाम्पल है, और अदर कंट्री, पाकिस्तान उसका एक एग्जाम्पल है कि वो धीरे धीरे डेट में ही जाता है। और आपका उनका जो BRI वाला था, जैसे नया नया अभी इटली ने बोला है कि BRI जो इनका है वो है, वो उससे निकलना चाहते हैं। तो क्यों निकलना चाहते हैं, तो उससे अपन समझेंगे कि इनका जो इनको लगता था कि जो इनका ये वाला BRI है कि ये इनका सबसे बड़ा हथियार था चाइना का, कि हम पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और USA की डोमिनेंसी को चैलेंज करेंगे। तो उसको लेके भी इटली बोला है कि नहीं भाई, ये जो आपका जो प्लान था मैं भी उससे निकलना चाहता हूँ, लेकिन अब वो किस तरीके से निकले इसलिए असमंजस में है इटली। सो इनका है, इटली के साथ भी यही है एग्जाम्पल, जिसने जैसे मैंने दिया कि इनका जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इनका ये ट्रैप करते हैं। चाइना ने उसमें बहुत सारी कंट्री को ट्रैप किया है। तो जो फ्रेंच के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये बोल रहे हैं कि यस, कि हमें भी पता है कि, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डी कपल नहीं हो सकते चाइना के साथ, मतलब ऐसा कि डील ही ना हो और कुछ ट्रेड ही ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। इवन वो ये कह रहे हैं कि यूरोप और USA के लिए भी इम्पॉसिबल है, वर्चुअली इम्पॉसिबल है, राइटर ये लिख रहे हैं। तो उसको लेके है, जैसे एक एग्जांपल दिया कि सपोज करो कि कोविड के समय में मेरे को माइक्रोचिप चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो मैं ये नहीं कहूँ कि डी कपल कर लो, लेकिन मैं कह लूँ कि मैं सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता हूँ। तो उसको लेके जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्रेंच के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, वी आर टोटली अपोज द आइडिया ऑफ डी कपलिंग। सो डी रिस्किंग मीन्स दैट वी वांट टू मोर इंडिपेंडेंट। तो डी रिस्किंग हो सकता है कि अपने आप को रिस्क से अलग करो। तो इस टाइप का स्टेटमेंट है, आप उसको आंसर राइटिंग में आपको इनरीच करेगा ये। फिर इसके बाद सोनक बैक्स टू न्यू ऑयल जो है उसका वो एक्सप्लोरेशन करेंगे यूके में। तो यूके के जो एक लार्जेस्ट ये है स्कॉट रोज बैंक करके, डेवलपमेंट ऑफ रोज बैंक नियर स्कॉटलैंड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये यूके का लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड ऑयल एंड गैस फील्ड है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लोरेशन करेंगे। और वेस्टर्न पे कम डिपेंडेंट रहने की, जैसे रसिया पे उन्होंने बोला है कि रसिया पे हम ऑयल लेते हैं वहाँ से, तो उस पर कम इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, उस पर कोशिश करेंगे कि यूके जो है खुद ही एनर्जी इंडस्ट्री में आगे बढ़े। तो उसको लेके है, तो आप ये याद रखना कि रोज बैंक है जो स्कॉटलैंड के का जो सीट लैंड्स आइसल्स हैं उसके पास है। तो आप इसको मैप में देखें, 15 मिनट मैप जरूर करें। जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कोको आइलैंड बताया था, क्रिसमस आइलैंड बताया था, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया रोज बैंक बताया, आप इसको मैप में ढूंढें
ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि मैप अटैच करूँ, लेकिन फ़िलहाल सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है मेरे से, तो आप उसका ध्यान रखें, जो चीज़ मैं नहीं करवा पा रहा हूँ वो करें आप। चाइनीज़ वाइसरॉय ये पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, 10 साल हो गए हैं, ठीक है, तो इसको लेके बीआरआई को 10 साल सेलिब्रेट करने गए। आपको बीआरआई को मैंने समझा दिया कि ये बीआरआई वाला जो है ना, ये इनके लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इनके लिए, इटली के लिए भी ये डेंजरस है। इटली बोल रहा है कि मैं निकलना चाह रहा हूँ, तो आप समझो कि एक टाइप का ट्रैप है, और चाइना इसको बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट कर रही है, तो ये ध्यान रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर watching my channel, and have a nice day.